हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में चर्चा की थी। आज अपन यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रेब्स चक्र। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो तो है अपना क्रेब्स साइकिल, यानी कि क्रेब्स चक्र, जिसे TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इससे पहले अपने को एक बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पढ़नी है, और उस अभिक्रिया का जो नाम है उसे गेटवे रिएक्शन यानी कि गेटवे अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसे लिंक रिएक्शन, योजक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे रिएक्शन का मतलब कि एक रास्ता जो ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल की तरफ जाता है वो इस अभिक्रिया के थ्रू होकर के निकलता है। या लिंक रिएक्शन इसलिए कह सकते हैं कि हम ये कि जो ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स साइकिल है, अर्थात जहाँ ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें पायरुविक एसिड मिलता है, वो डायरेक्टली किस प्रकार से एंटर करता है। यानी कि एक्चुअल में जो पायरुविक एसिड के अपने को 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं 3 कार्बन कंपाउंड वाले, वो सीधे ही क्रेब्स चक्र में भाग नहीं लेते। तो वहाँ पायरुविक एसिड से क्या बनाया जाता है और किस प्रकार से वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं लिंक रिएक्शन। और रासायनिक तौर पे जो अभिक्रिया वहाँ संपन्न होती है उसके आधार पर हम यहाँ इसको लिखते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अर्थात ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हमने पारिभाषिक तौर पर कहा था ग्लूकोज का पायरुविक एसिड का निर्माण, कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो पायरुविक एसिड ये होता है 1 मॉलिक्यूल इंटू 6 कार्बन, ये होते हैं 2 मॉलिक्यूल इंटू 3C यानी कि 3 कार्बन। ये जो यहाँ बनता है पायरुविक एसिड, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होने वाले क्रेब्स साइकिल में भाग नहीं ले सकता। इसलिए पायरुविक एसिड से पहले एसिटाइल को एंजाइम A का निर्माण किया जाता है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है। चूँकि यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए ये भी 2 मॉलिक्यूल के रूप में अपने को प्राप्त होता है। तो ये जो एसिटाइल को एंजाइम है ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि आगे जा कर के क्या बनाता है, किस तरह से आगे प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अभी फ़िलहाल अपने को यहाँ बात करनी है कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम A के निर्माण की क्रिया ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप होती है, जिसे गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स चक्र, यानी कि क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाली अभिक्रिया के रूप में भी हम इसको दर्शाते हैं। तो अभिक्रिया जो होती है इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो आपको विशेष तौर पे अपने आंसर में शामिल करनी है। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण या गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन जो है, पहली बात ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। दूसरी बात, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र इन दोनों को जोड़ने वाली अभिक्रिया है, यानी कि इसके द्वारा ये दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीश्वसन के दौरान। दूसरी बात कि यहाँ अभिक्रिया के दौरान, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, अभिक्रिया के दौरान सहकारक, यानी कि बहुत सारे सहकारक यूज़ किए जाते हैं, और जो सहकारक यूज़ किए जाते हैं वो निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 TPP, जिसका पूरा नाम आप यहाँ लिख सकते हैं थाइमीन पायरोफॉस्फेट। नंबर 2 LP, जिसको शो किया जाता है लाइपोइक
एसिड या लिपोइक एसिड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। नंबर 3 मैग्नीशियम आयन। नंबर 4 NAD, इसका पूरा नाम मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। NAD का पूरा नाम निकोटिनेमाइड एडेनिन या एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये NAD का पूरा नाम। और अंतिम सहकारक जो कि नंबर 5 के रूप में यहाँ प्रयुक्त होता है वो है अपना कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए जो कि यहाँ थायोकोएंजाइम के रूप में पाया जाता है, SHCOA। अब इन निम्न सहकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण और विकार्बोक्सिलीकरण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर दिया जाता है। तो चूंकि एट ए टाइम एक बार में पायरुविक एसिड का एक अणु क्रेब्स चक्र में एंटर करता है, इसलिए अपन यहाँ अभिक्रिया को भी इसी प्रकार से दर्शाएंगे कि जैसे कि ये है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली एक को ही शो कर रहा है, 3 कार्बन लिखे हैं मैंने। पायरुविक एसिड से उत्पाद जो अपने को मिलने वाला है मेन, जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये किस प्रकार बनता है वो अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको बताया था, O2 उपस्थित होती है। याद रखें आप, चूँकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए O2 कंपलसरी नहीं है, ये ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण दोनों प्रक्रियाओं में संपन्न होने वाली घटना है। अब इसके बाद में यहाँ थाइमीन पायरोफॉस्फेट, लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, इसके साथ साथ एंटर करता है NAD और यहाँ महत्वपूर्ण जो 5वां अंतिम कारक है वो है कोएंजाइम ए। अब चूंकि ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है डीकार्बोक्सिलेशन के। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो NAD जो कि निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में या सहकारक के रूप में, तो इसका अपचयन होता है और उत्पाद मिलता है NADH2 जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है और चेन लेवल जो अपना ऑक्सीडेशन है वहाँ इससे 3 ATP अणु हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में अंतिम उत्पाद के रूप में या परिणाम स्वरूप जो हमें उत्पाद मिलता है वो मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो अभिक्रिया है आपके सामने, इसे कहते हैं गेटवे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अलग से 2 नंबर तक का या 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाली अभिक्रिया को समझाइए, या योजक अभिक्रिया श्वसन के ऑक्सीशोषण के अंतर्गत योजक अभिक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको ये 2-3 चीज़ें अपनी महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। सहकारक जो कि 5 प्रकार के यहाँ भाग लेते हैं, इनके बारे में याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड से ऑक्सीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड
डीकार्बोक्सिलेशन के कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन रिमूव हो रहा है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ NAD का अपचयन होकर के NADH2 का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल, और आगे ETS के दौरान इससे हमें 3 ATP अणुओं की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो चूंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने अगर यहाँ पायरुविक एसिड के एक अणु के रूप में अगर यहाँ शो किया है तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर इसको 2 अणुओं के रूप में लें तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने अणु निकलेंगे, 2 अणु निकलेंगे, और एक बार में एक NADH2 बनता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनेंगे, 2 NADH2 का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और एंजाइम यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजिनेज दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कार्बोक्सिलेज डीकार्बोक्सिलेशन के लिए और डीहाइड्रोजिनेज विहाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण एंजाइम है। अब इसके बाद आता है अपना क्रेब्स साइकिल। अब आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिसे TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्रेब्स साइकिल इसलिए कहा गया कि वैज्ञानिक हैंस ए क्रेब ने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम के सम्मान में इसको नाम दिया गया है क्रेब्स साइकिल। और यहाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे निर्मित होते हैं जिनके बारे में आगे अपन बात करेंगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड वगैरह, इस आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ये सब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होने के कारण इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब जो TCA जो चक्र है या जो क्रेब्स साइकिल है, इसके यदि हम सबसे पहले स्थल की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया है। प्रथम मध्यवर्ती उत्पाद यानी कि फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो यहाँ बनता है सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। आप याद रखें, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। इसकी वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ इसके 3 नाम मिल गए हैं, क्रेब्स साइकिल, TCA चक्र और सिट्रिक एसिड साइकिल। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कि जो क्रेब्स साइकिल है ये स्टार्ट जो होती है वो होती है एसिटाइल कोएंजाइम A से, यानी कि क्रेब्स चक्र कहाँ से शुरू होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A से। इसके बाद इससे रिलेटेड सभी आवश्यक एंजाइम्स यानी कि क्रेब्स चक्र से संबंधित अपने जितने भी आवश्यक एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ मैक्सिमम जो एंजाइम है, एक कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब अपवाद भी जिसे हम कह सकते हैं कि मैंने ये कहा क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम, अधिकांश, या हम ये कह सकते हैं अधिकांश आवश्यक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अधिकांश का मतलब यानी कि कोई ना कोई नहीं पाया जाता होगा, तो उसको आपको याद रखना है SDH। एंजाइम का नाम है SDH। पूरा नाम आप याद रखेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एकमात्र क्रेब्स साइकिल में भाग लेने वाला ऐसा एंजाइम है जो मैट्रिक्स के बजाय माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन
पर स्थित होता है और क्रेब्स चक्र में ये भाग लेता है। अब इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्रेब्स चक्र के दौरान, यानी कि क्रेब्स चक्र के दौरान जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उस दौरान एकमात्र 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि 5 कार्बन यौगिक के रूप में निर्मित जो होता है उसका नाम है अल्फा KGA। पूरा नाम आप याद रखें, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या अम्ल, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, एकमात्र 5 कार्बन युक्त उत्पाद जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान निर्मित होता है। अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्रेब्स चक्र के दौरान, क्रेब्स चक्र के दौरान ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल एम्फीबॉलिक रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट होती हैं। एम्फीबॉलिक से सीधा सीधा मतलब है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ये थोड़ा सा कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ कैटाबॉलिक जितनी भी ऑक्सीकारी अभिक्रियाएं हैं, ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जितनी भी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं वो सभी कैटाबॉलिक रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी। इसके अलावा एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत क्या होगा कि जो मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की संश्लेषी अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि एसिटाइल को एंजाइम ए, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, एसिटाइल को एंजाइम ए, ये फैटी एसिड्स यानी कि वसीय अम्लों और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड के संश्लेषण में डायरेक्टली भाग लेता है। इसके अलावा क्रेब्स चक्र जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसका नाम है सक्सीनाइल को एंजाइम ए। ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के ठीक बाद में बनता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप। ये प्लांट्स में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित के संश्लेषण में सीधे सीधे तौर पे भाग लेता है। इसके अलावा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और उसके साथ साथ एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि इसका प्रथम अभिकारक है, जो कि एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ काम करता है, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के रूप में देखने को मिलते हैं और विभिन्न अमीनो अम्लों के संश्लेषण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक ओवरव्यू है अपने क्रेब्स चक्र का, जो जिसको अपन आगे अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो यही है कि क्रेब्स साइकिल के दौरान जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से संपन्न होती हैं, कौन कौन से मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्रेब्स चक्र, जिसको डायग्रामेटिक रूप से या एक अभिक्रियाओं के रूप में एक साइकिल के तौर पे किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं।